हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो लास्ट वीडियो में हमने रिजोल्यूशन इन स्पेस यानी एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट पर वेक्टर के कंपोनेंट की बात किए थे। आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर को उससे रिलेट किया था। तो हमने आपको कल कहा भी था कि कुछ हम एक्स्ट्रा आपके लिए लाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। आप इसको फिर से एक बार अगर कल समझने में प्रॉब्लम आया होगा तो आज इसको और आप देख लीजिए। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे हम आपका, और यही टाइम लेकर के इसको एक बार हम रिव्यू लेते हैं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहे। मेरा प्लेटफॉर्म कंफ्यूजन लेस प्लेटफॉर्म है और आपको अपने विश्वास पर लेते हुए ये हमेशा काम करता है। ये जेड एक्सिस हो गया और इसको हमने माना था एक्स एक्सिस, इसको हमने वाई एक्सिस माना था। आज बताना कुछ नहीं है क्योंकि सब कुछ तो आपको पता ही है। ये ओ हो गया। अब अगर ध्यान से देखिए तो कल हमने इसको ए जेड का नाम दिया था, इसको हमने ए कहा था, इसको हमने बी कहा था, इसको है ना, इस तरह से डायग्राम लिया था। इसको हमने सी कहा था और इसको हमने डी कहा था। इस कंपोनेंट को हम ए वाई का नाम दिए थे, उसी के पैरेलल ये है हमारा ए वाई और ये हमारा ए जेड है और ये ए एक्स था, तो इसके पैरेलल हमने इसको ए एक्स माना था। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो ओरिजिनल वेक्टर है ये हमारा ये वाला है, ये है हमारा ए वेक्टर। तो एक्चुअली इसको यहां से ये समझ में उतना क्लियर नहीं आएगा आपको। मैं आपको कल भी बताया था और आज एक बार फिर से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कीजिए कि ये हमारा जो रूम है ये 3 डायमेंशनल माना जाता है क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस होता है। ये अगर ओरिजिन मैं यहाँ नीचे कॉर्नर पर लूँ और ये इसको मैं एक्स बोलूँ, इसको मैं वाई बोलूँ और इसको मैं जेड बोलूँ, तो जो यहाँ जेड है इसके पैरेलल सामने वाला कॉर्नर भी जेड है। जो वेक्टर ए आप देख रहे हैं वो इस कॉर्नर के नीचे से लेकर के और डायगोनल रूम को माने डायगोनली रूम को चीरते हुए वहां अपर कॉर्नर पर जा रहा है। तो ये स्पेस में है, एक्स वाई जेड तीनों है इसके पास। तो अगर मुझे इसको कंपोनेंट में लेना है तो मैं कैसे इसको कर सकता हूं? आराम से समझ सकते हैं इसको। फिगर से अगर इसको मैच करवाना है तो देखिए जेड के साथ एक्स का कॉम्बिनेशन है। जेड के साथ जब एक्स का कॉम्बिनेशन है तो ये हमारा रिजल्टेंट आया है। तो देखिए जेड एक्सिस यहाँ है हमारा, वहां तक चले जाते हैं अपर कॉर्नर पर। और जब जेड के साथ अब एक्स नीचे में है तो इसके पैरेलल ऊपर में भी एक्स है। तो जेड वेक्टर के साथ जब एक्स वेक्टर हमारा जुड़ता है यानी ए जेड कंपोनेंट को हमने वेक्टर एडिशन दिया ए एक्स के साथ, तो इसी प्लेन में देखिए ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो इस प्लेन में आया, इस दीवार के प्लेन में आएगा। तो यहां से आप उसका रिजल्टेंट डायगोनली इसी प्लेन में आप अपर कॉर्नर पर ले सकते हैं, जो यहां आपको ओबी दिख रहा है। क्लियर हो गया ना यहां तक? यानी ए जेड वेक्टर और उसके साथ ए एक्स, नीचे का पैरेलल मैंने ऊपर से लिया, तो ये हमारा हो गया ये वाला ओबी जो मैंने कहा है इसको। अब इस ओबी के साथ जो यहाँ ओबी वेक्टर है ये इसके साथ वाई लगाना है हमको। तो हमने तो ए वाई इसको माना तो इसके पैरेलल वहां मान लेते हैं, तो नीचे मानते हैं तो ऊपर भी है। ठीक है। तब इसके साथ जब मैं ध्यान से देखेंगे, जब इस डायगोनल वेक्टर ओबी के साथ ए वाई को जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा? ये हमको मिल जाएगा ना, जो हमारा ये ओपी वेक्टर है। मैं वहां पहुंच गया ना। देखिए ध्यान से, इसके साथ जब मैं इसको लगाता हूं, इसके साथ जब मैं इसको लगाता हूं तो यही जुटेगा ना, क्योंकि वो भी यहीं से उठा है डायगोनली ओबी और उसके साथ ए वाई। तो फिर ये क्या होगा? ये वाला मिलेगा। बस यही खेल है।
तो बहुत ज़्यादा इसमें अपने को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली ये समझना है कि अगर हमारा वेक्टर तीनों कंपोनेंट को लोकेट करना चाहता है, एक्स वाई जेड तीनों को, तो किसी दिए हुए वेक्टर के लिए हमें क्या करना है? दिए हुए वेक्टर के लिए हमें इस तरह से इन स्पेस कंपोनेंट सिस्टम में अगर जाएंगे, यानी तीनों कंपोनेंट अगर मैं उठाना चाहता हूं, प्लेन कोऑर्डिनेट में नहीं है, स्पेस कोऑर्डिनेट में है, तो स्पेस कंपोनेंट का मतलब तीनों आ जाएगा। हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए होगा ए वेक्टर, जो हमारा दिया हुआ वेक्टर है उसके लिए ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर और प्लस ए जेड के वेक्टर। और जब इसका मॉडुलस लेना होगा तो कोई तकलीफ उठाना नहीं है। ये रूट अंडर कितना हो जाएगा? ये ए एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट है, ये आई का जो कोफिशिएंट ए एक्स है उसका स्क्वायर, फिर जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और प्लस जो के का है वो ए जेड का स्क्वायर हो गया। बस फर्क अब यहां से क्या आने वाला है कि अगर हमारा वेक्टर, आज इसको कंक्लूड कर लेते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, और ये जेड है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया हूं, और ये अगर हमारा ओपी वेक्टर है जिसे हमने ए वेक्टर का नाम दिया, तो इसका अगर एक्स के साथ कोण अल्फा है, वाई के साथ अगर वेक्टर का कोण मान लेते हैं बीटा है, और इसके साथ अगर ये गामा है, तो ये अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए हमें कुछ परेशानी नहीं लेनी है। मोल कॉस अल्फा के लिए ए एक्स बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर उठाना है, और कॉस बीटा के लिए हमें y कंपोनेंट बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर लेना है, जहां कॉस गामा के लिए हमें ए जेड बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर लेना है। यही कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। यही थ्योरी कल हमने डिटेल में आपको बताई थी, और कल हमने ये भी आपको सिखाया था कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस को स्क्वायर करके आप जोड़ोगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगा। खैर ये सब तो अब पुरानी बातें हो गई है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हम जब बेसिक वेक्टर जान रहे हैं तो हर चीज़ों का नॉलेज हमारे लिए होना जरूरी है। तो इसको आप लिख ही लिए हैं, बस हमने रिवीजन किया है। लास्ट वीडियो में ये सब कुछ दिखाया हुआ है। आज यहाँ से आगे इस पर कुछ प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि थ्योरी तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जब बारी प्रॉब्लम की आती है तो थोड़ा सा हमारा मन हिचकने लगता है कि क्या पता ये हमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो ट्रेडिशनली जो प्रॉब्लम की कहानी होती है वो हमारे दिमाग का जो कंफ्यूजन है वो दूर करता है, और फिजिक्स पढ़ने का मतलब ही है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अगर फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कैपेबल नहीं हैं, उस पर अगर हम आप मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब है हमने आधे मन से थ्योरी को पढ़ा है। थ्योरी एक ऐसा रामबाण है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हर टिप्स दिए रहते हैं, और अगर उसमें मान लीजिए थोड़ी बहुत परेशानी है तो उसी के लिए इलस्ट्रेशंस दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, ताकि बच्चा उसको देखकर उसके अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हुए और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम पर वर्क करे, उस पर दिमाग लगाए, ज़्यादा हेल्प ना ले, ज़्यादा डॉट्स उसको न आवे, क्योंकि डॉट्स आएंगे। प्रॉब्लम से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये मत समझिए कि वो कोई अजूबा चीज़ है, उसका तो नाम ही है प्रॉब्लम। समस्या तो ऑलरेडी वो है ही है, आपका काम है उसे सुलझाना, और उसको सुलझाने के लिए सारी व्यवस्थाएं दी जाती है, और तब उसमें कुछ क्लू लगाए जाते हैं, कुछ इस तरह के मतलब ट्विस्ट डाले जाते हैं, ताकि उस ट्विस्ट के विषय में जब आप सोचेंगे तो वहीं से आपका मेमोरी डेवलप करेगा, वही आपको एडवांस बनाएगा, और वही आपके मतलब एक्चुअल नॉलेज का ग्रोथ देगा, और आप एग्जाम जो परफॉर्म करते हैं उसी मेमोरी और उसी अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग एग्जाम परफॉर्म करते हैं। क्योंकि एग्जाम जो लिया जाता है ये मान करके कि आप उस लेवल तक डेवलप कर चुके हैं,
और अगर आपने डेवलप नहीं किया है तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप सीरियसली जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है उसको कॉन्शियस होकर के बनाइए और उस पर काम कीजिए। एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, क्वेश्चन कहता है कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर एंड प्लस 4k वेक्टर, इसके बहुत से वेराइटीज हो सकते हैं। बी वेक्टर इक्वल टू, सपोज कीजिए ये सिंगल कॉन्सेप्ट का प्योर वेक्टर का मैं आपको दे रहा हूं, इसको मैकेनिक्स से भी जोड़ करके देखा जा सकता है, बहुत सारे इसके हैं। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। बी वेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं आई वेक्टर है प्लस 2j वेक्टर है और माइनस मान लेते हैं 3k वेक्टर है। सी वेक्टर है जिसका वैल्यू है 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर और प्लस सपोज कीजिए 5k वेक्टर। ये हमको 3 वेक्टर दे दिया गया और तब पूछा गया देन फाइंड, एक नंबर में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बहुत से हो सकते हैं। दूसरे नंबर में प्रॉब्लम को थोड़ा सा और घुमाएगा वो 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर और प्लस मान लेते हैं 3c वेक्टर, ऐसा दे सकता है। ऐसा दे सकता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है, आपको सिर्फ उसके कहे हुए बातों को समझना है। हो सकता है कि वो लिख सकता है 3a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, मतलब ये डिजाइन करना अपने हाथ में है, क्योंकि वो जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर एक ये हो गया टोटल हमारा। अब क्या लिखता है, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस इन ऑल केसेस, डायरेक्शन कोसाइंस इन ऑल केसेस। याद रखिएगा कि ये जो टर्म पूछा गया, इस टर्म से वास्ता ये है कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनकर आएगा, ये सभी क्या है, एक तरह से रिजल्टेंट वेक्टर है। इनको जब करेंगे काम तो सिंगल वेक्टर मिलेगा, मैं करके अभी दिखाऊंगा। तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, उस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है आप वो बताएं। तो उसके लिए आपको ये डायरेक्शन कोसाइंस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि हम लोग वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन क्यों पढ़ते हैं, तो उसका सीधा सीधी यही जवाब है कि कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उसके कॉस वैल्यू को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। उल्टा आप ये कह सकते हैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस जानने का मतलब है उस वेक्टर का प्रॉपर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल जो बना हुआ उसका वैल्यू ज्ञात करना। तो ये है। अब शुरू करते हैं। सपोज कीजिए ये सवाल मेरे पास है और मैं इसको पहले नंबर को सॉल्यूशन, पहला नंबर नहीं जो थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है मैं उसी को करता हूं। मैं सबसे नीचे वाले को करता चूंकि इसमें थोड़ा सा टफ है, मतलब कोफिशिएंट थोड़ा तगड़ा लगा हुआ है, तो आपको मैं यही करके दे रहा हूं। बाकी तो आप करके देखोगे, कहोगे तो मैं और भी। चलो देखो, पहले हम चौथे नंबर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि चौथा नंबर थोड़ा सा क्रिटिकल है कैलकुलेशन के मामले। बाकी कॉन्सेप्ट के मामले में सभी क्या है, इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट आर वेक्टर इक्वल टू, ये लिया ना मैंने 3a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर और प्लस c वेक्टर। इस पर तो मॉडुलस लगाना बाद में लगा ही लेंगे। तो करना क्या है, तो यहां करना कुछ नहीं है, आर वेक्टर इक्वल टू 3 और इनटू ए वेक्टर का वैल्यू प्रॉपर यहां रख दीजिए 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j और प्लस 4k, क्लियर। और माइनस 4 इंटू, अब देखिए बी वेक्टर का वैल्यू i प्लस 2j माइनस 3k, तो लिख दीजिए i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और माइनस
3 के वेक्टर है ना, और प्लस सी वेक्टर एज इट इज है, सी वेक्टर में कुछ नहीं है तो सी वेक्टर को ऐसे ही लिख दीजिए प्लस 3i और प्लस 4j और प्लस 5k हो गया। अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ये बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे 3 दूना 6i होगा और माइनस 3 तिहाई 9j होगा और प्लस 4 तिहाई 12k होगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4i और प्लस माइनस माइनस 4 दूना ये 2j है तो 4 दूना 8j वेक्टर और माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12k वेक्टर और प्लस ये देखिए 3i वेक्टर और प्लस 4j वेक्टर और प्लस 5k वेक्टर। तो अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब इसको जब ऐड करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, आई वाले को सबको एक साथ रखेंगे, जे वाले को फिर एक साथ रखेंगे और के वाले को एक साथ रखेंगे और साइन का प्रॉपर ख्याल रखेंगे, कौन प्लस में है और कौन माइनस में, अदरवाइज गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ क्या है, 6i प्लस में है, 4i माइनस में है और 3i प्लस में, तो 6 और 3 जुटेगा 9i, उसमें से 4 घटेगा तो 5i बचेगा, 9 में से 4 घटा तो 5, तो i का काम हमने कर लिया। अब j पर चलते हैं, j है यहाँ 9 माइनस में, 8 भी माइनस में, तो 9 8 17 और 4 है प्लस में, तो 17 में से 4 घट गया तो 13 4 17, सो माइनस 13j वेक्टर। और k की बात अगर करें तो 12 है प्लस में, 12 है प्लस में और 5 भी है प्लस में, तो 12 दूना 24 5 29 यानी 29k वेक्टर। कुल मिलाकर अगर बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आ गया कितना, 5i वेक्टर माइनस 13j वेक्टर और प्लस 29k वेक्टर। देखिए अब ये तीनों वेक्टर को ऐड करने के बाद हमारे पास कंप्लीट रिजल्टेंट के रूप में सिंगल वेक्टर बोलिए आया कि नहीं आया। और जब ये आ चुका है तो अब तो हम समझ लिए एक तरह से जंग जीत लिए। अब वही मॉडुलस की बात है, इसको मैंने माना है ना, तो इसीलिए लिखेंगे मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, मतलब ये आ गया, ये वाला चीज आ गया, इसी का वैल्यू मैंने आर लिखा है ना, तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू, हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। देखिए कितना बढ़िया से इसको हम लोग कर लेते हैं। आई का कोफिशिएंट है ना 5 है, तो ये देखिए ना, इसको मैं बता दूं, ये इसके जगह पर ये क्या है, आर एक्स है, ये क्या है, आर वाई है, ये क्या है, आर जेड है। तो अगर आप ये कहें तो ऐसे लिख सकते हैं आर एक्स का स्क्वायर प्लस, चूंकि समझना है बेसिक में तो कुछ भी स्टेप शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। एक बात और यहाँ देखिएगा कि आर एक्स का वैल्यू तो मेरे पास 5 आया, अच्छी बात है, मैं 5 का स्क्वायर कर देता हूं, प्लस जो आर वाई है वो माइनस 13 है, ये जो माइनस साइन है वो कोफिशिएंट का साइन है, यहाँ पर हम ओनली 13 नहीं उठाएंगे, ये माइनस 13 है, तो यही बताना चाहता, माइनस 13 का स्क्वायर लेंगे और प्लस वहां 29 का भी हम स्क्वायर करेंगे। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया यहाँ से हमको, तो कितना हो जाएगा देखा जाए तो ये 25 हुआ और प्लस 169 हो गया और प्लस 29 में 29 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 1 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 2 18 8 26 और 9 2 18 के 8 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 1 8 6 14 5 2 841, 841 और इसका कितना हो जाएगा, रूट आएगा। फिर से देख लेते हैं, 9 9 81 का तो मैं 8, 9 2 18 8 26 और 9 2 18 का 8 हाथ में 1 और 2 2 4 1 5, 1 8 6 14 के 4 हाथ में 1 5 2 7 1, बिल्कुल सही है। अब ये होगा कितना देखा जाए, 1 9 1 10 10 5 15 का 5 हाथ में 1 4 1 5 6 5 11 11 2 13 के 3 हाथ में 1 और 8 1 9 9 1 10।
1035 हमारा ये टोटल वैल्यू आ गया। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया तो ये क्लियर हो गया, एक आंसर आ गया। अब बारी आती है नीचे वाले मामले की। इसने कहा कि मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मेरा रिजल्टेंट वेक्टर एक्स के साथ अल्फा है ना, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ अगर गामा कोण बनाता हो तो उस हिसाब से डायरेक्शन कोसाइन लाना हमारे लिए बिल्कुल इजी है। मैं थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट इरेज करता हूं क्योंकि प्रॉब्लम ऑलरेडी आप देख लो, आप पॉज करके नोट कर लोगे। मुझे अब जो है इसकी आवश्यकता किसकी नहीं है, इधर से मैं मिटा देता हूं क्योंकि उसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, उस साइड में काम कर लेते हैं। और रिजल्टेंट यहाँ पर मेरे पास है तो मैंने इसको सेफ रख लेना है और आपको सिखा देना है डायरेक्शन कोसाइन कैसे हमने लाया। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए देखिए, यहां से डायरेक्शन कोसाइन की जो सेकेंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, घबराएं नहीं, सीखें कॉन्सेप्ट को क्योंकि काम वही देगा। डायलॉग मारने से कुछ नहीं मिलता है। ये देखिए एक्स एक्सिस हो गया, ये देखिए वाई हो गया और ये देखिए जेड हो गया। तो अगर ध्यान से देखें कि मेरा अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये एंगल हमारा अल्फा, ये एंगल हमारा बीटा और ये एंगल हमारा गामा है। तो ऑब्वियसली कॉस अल्फा का जो वैल्यू होगा वो होगा आर एक्स बटा मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, आर एक्स बटा मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। तो यहां से देखा जाए आर एक्स के जगह पर 5 है या नहीं, तो 5 बटा और मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर वहां पर देखिए रूट अंडर 1035 आया। तो यहां से अल्फा निकल के आ जाएगा ना, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 बटा रूट अंडर 1035। कुछ नहीं होता है दोस्त, कॉन्सेप्ट से बड़ा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का कोई वजूद नहीं है। खाली इतना समझना है कैलकुलेशन सही रहना चाहिए। वजूद सॉरी, कैलकुलेशन का वजूद है, कॉन्सेप्ट का भी वजूद है, क्योंकि इनमें अगर पहली बात तो कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए और कैलकुलेशन भी सही रहना चाहिए। ये दोनों जब तक सही नहीं आएंगे तब तक आंसर सही कभी नहीं आ सकता है। तो जनरली पहले तो आंसर हमें सेकेंडरी चीज है। हम इन दोनों जगहों पर अगर सही हैं तो आंसर अपने आप मिलेगा, और अगर आंसर ना भी मिला तो इसका मतलब आंसर को टाइप करने में मिस्टेक किया गया है। उसी तरह से कॉस बीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉस बीटा यहाँ क्या है, -13 है, तो -13 बटा रूट अंडर 1035। चूंकि एक्यूट एंगल उठाना है तो आप मॉडुलस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो पता पड़ जाएगा। ठीक है, पर ये पता होना चाहिए कि जो हमारा -j है तो हमारा वेक्टर जो है वो y एक्सिस के मतलब नेगेटिव साइड पर है। ठीक है, इतना समझना है। ठीक है, तो ये इसका मॉडुलस लेंगे तो उस हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा, बीटा का मान आ जाएगा। और जब मुझे गामा लाना है तो कॉस गामा की जो वैल्यू होगी वो 29 है ना। कॉस गामा यानी जेड के साथ हमारे वेक्टर का जो एंगल होगा वो प्रॉपर वे में कॉस गामा का वैल्यू जो है वो आराम से आप निकल पाएंगे, जो 29 बटा रूट अंडर 1035 है। इसी तरह से अल्फा बीटा गामा सारे वैल्यूज हम ला सकते हैं। तो यही प्रॉपर आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पूरा पूरा सिनारियो है, पूरा परिदृश्य है। और बाकी जो हमने एक्स्ट्रा 3 सवाल और लिया हुआ है उस 3 एक्स्ट्रा सवाल को आप आराम से इसके आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करना। गारंटी है कि 100% ये आपको पूरा बनेगा और बनने के साथ साथ आप इसको सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो चाहे 2 डायमेंशन में बात करें या 3 डायमेंशन में बात करें कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉपर चीज सीखना था, प्रॉपर बातें सीखनी थी, तो कंपोनेंट के मामले में, और ये कंपोनेंट जनरली तो 3 डायमेंशन आपको मैंने सिखाया, पर एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई कंपोनेंट, वो आगे जो फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे, कभी फोर्स का तो कभी एक्सीलरेशन का तो कभी और फिजिकल क्वांटिटी जो भी वेक्टर्स होंगे
उनके जो कंपोनेंट्स उठाएंगे वो जनरली 2 डायमेंशन में ही चलते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग कभी नहीं लगाना है। आप ये समझ लो जितना आपको सिखाया जा रहा है वही आपका सिलेबस है, और उसी के दायरे में रह करके जितना डेप्थ में आप जा सकते हैं, जितना डेप्थ सिलेबस बोलेगा, जहां तक हम आपको ले जाएंगे, बस आपको उसके साथ चलना है। बाकी सब कुछ आपका ठीक ठाक रहेगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इस सवाल को आपने देखा, समझा, और ये होमवर्क आपके लिए, ये 3 सवाल मैंने एज होमवर्क छोड़ा है। आप इसको करना और आप ये देखना कि ये आपसे सॉल्व होता है कि नहीं, और नहीं होगा तो इस ये जो सॉल्यूशन किया हुआ है उसको रिव्यू लेकर के उसको साथ समझने की कोशिश करनी है। और जब ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है, एकदम बिल्कुल नहीं होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, तो ऐसे और भी सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। इसको अगर मैं अलग अलग तरीके से डील करना चाहूँगा तो भी होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग अपर सिलेबस पर जब जाएंगे तो इसका जो हाई लेवल है उस पर काम होगा। प्रॉपर वेक्टर अभी आप सीख रहे हैं तो प्रॉपर वेक्टर सीखिए, क्योंकि आप 11th में हैं तो बहुत ज़्यादा आपको अभी बातें समझ में आनी नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सब क्लियर होगा। तो मैं इसको इरेज करके और अब कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि और क्या इसकी खूबसूरती है। बीच में स्केलर क्वांटिटी हम लोगों का छूट रहा है कि हम लोग स्केलर्स किसको कहते हैं, उस पर अभी तक कोई चर्चा इस तरह से नहीं हुई है। पर अब एक ऐसा समय है जहां हम लोग स्केलर को बड़ा खूबसूरती से समझ सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में अब हम लोग चूंकि पैरेललोग्राम लॉ भी जान चुके हैं वेक्टर एडिशन का, तो वो भी हेल्प करेगा थोड़ा स्केलर को समझने में। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है उसकी चर्चा बस थोड़ी सी बातों में हम लोग समझ जाएंगे। स्केलर्स किसको कहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्केलर जो है वो भी एक खूबसूरत फिजिकल क्वांटिटी है ना, अदिश राशि। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, हमारा डेफिनेशन कहता है कि वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होते हैं पर स्पेसिफाइड डायरेक्शन उनके पास नहीं होता। इसका मतलब है कि कुछ डायरेक्शन हो सकते हैं पर वो डायरेक्शन वेक्टर के दृष्टिकोण से अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर्स यानी अदिश राशियों के लिस्ट में रखते हैं। कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitudes but no any specified direction। स्पेसिफाइड तो आप समझ ही चुके हैं ना। स्पेसिफाइड डायरेक्शन को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, ट्रू डायरेक्शन। ट्रू डायरेक्शन, और ट्रू डायरेक्शन किसको कहते हैं ये भी आपको पता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब जो है ना आर कॉल्ड स्केलर्स। ऐसे वेक्टर, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर्स कहते हैं। अच्छा, इसके भी बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं, मालूम है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो आराम से देख सकते हैं। और जैसे डिस्टेंस से शुरू करें, सबसे पहले तो यही है। डिस्टेंस के बाद अगर बात करें तो स्पीड आ जाएगा। स्पीड के बाद आप बात करें तो वर्क होगा। वर्क के बाद आप चर्चा करें तो एनर्जी आएगी। एनर्जी के बाद अगर बात करें तो आपको ये क्या बोलते हैं, पावर आ जाएगा। पावर के बाद बात करें तो बहुत सारा ले लें, फ्लक्स टाइप का जो भी है वो तो आएगा ही। प्रेशर आ जाएगा। बहुत सी क्वांटिटी है जो इसके लिस्ट में। हाँ, एक बहुत ही सुंदर है करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बाद रेसिस्टेंस ले लीजिए, मतलब उधर जाएंगे तो बहुत सारा चार्ज ले लीजिए। तो ये सारे जितने भी आपको
फिजिकल क्वांटिटीज मिलते हैं ये सभी स्केलर हैं। तो ये तो सही बात है। मैंने करंट की खास तौर पर एक चर्चा उठाई है कि करंट को हमने अलग से समझने का कोशिश करना है कि इलेक्ट्रिक करंट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को मैंने स्केलर कहा, जबकि ये पता होता है, अक्सर ये क्वेश्चन लोग पूछ बैठते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर क्यों है? ये एक सवाल है और मैं आपको बहुत ही खूबसूरती से ये सवाल बताने वाला हूं, इसका जवाब देने वाला हूं कि व्हाई करंट इज स्केलर ऑल्दो इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, फिर भी ये स्केलर क्यों रह जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। स्केलर के लिए कोई अलग से अलजेब्रा नहीं होता, इसके लिए सिंपल अलजेब्रा है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इसमें डिवीजन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डिवीजन वेक्टर के लिए अलाउड नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट डिविजिबल। डायरेक्शन को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए वेक्टर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसे कोड वर्ड्स हैं, कुछ कुछ ऐसे जनरल शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं आप बताऊंगा। अभी स्केलर आ जाने के बाद थोड़ी आज़ादी मिली है, हालांकि वेक्टर पर बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है। प्रॉब्लम की जहां तक बात है, हाई लेवल के कुछ प्रॉब्लम जरूर मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। So scalar quantities are having magnitude. We can say no specified direction. Sometimes it has directions, but they are not specified. Thus, they all are called scalar quantities. Current is a scalar, although it has got magnitude and direction. Why? This is the question, and we are going to solve it. What is the main reason? क्या है इसका मुख्य कारण? इस पर बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि स्केलर के पास में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो नहीं होता, पर करंट में ऐसी क्या बात है? सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो आप सपोज कीजिए कि यहां आपके पास में व्हाई करंट इज स्केलर, व्हाई करंट इज स्केलर। इसका मैं पहले क्लू बताता हूं, फिर मैं आगे चर्चा करूंगा। व्हाई करंट इज स्केलर क्यों है ये, एकदम अपनी अपनी भाषा में चर्चा करेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर एक बैटरी लिया हमने, आपको मैं एकदम साधारण भाषा में बता रहा हूँ। ये बैटरी का प्लस पोल है और ये बैटरी का माइनस पोल है। हमने इससे एक वायर लिया और इस वायर को, फिर यहाँ माइनस भी है, आपको पता ही है कि इस तरह से इस पर ऐसे घुमा घुमा करके हम लोग जो है सो वायर बनाते हैं। और मान लीजिए कि इस पर हमने एक बल्ब कनेक्ट किया, एक होल्डर लिया और एक होल्डर लेने के बाद हमने इस होल्डर से एक बल्ब लगा दिया और बल्ब लगा करके इसके फिलामेंट में लाते हैं और फिलामेंट में लाने के बाद जो भी प्रोसेस है इसका करते हैं और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। अच्छी बात है, बल्ब ने ग्लो करना शुरू किया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि डायरेक्शन जो अपन को मालूम है वो ये है कि इस बैटरी से, है ना, इस बैटरी से करंट जा रहा है और इससे होकर के मान लो ऐसे गया और ऐसे वापस लौट के फिर ऐसे अपना ये सर्किट पूरा कर रहा है और हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब जल रहा है हमारा। मैं आपको ये कहता हूं कि मैं करंट की ये दिशा कन्विंस कर रहा हूं, ऐसे गया और ऐसे लौटा, पर ये डायरेक्शन अगर मैं बल्ब को यहां से उठा करके इस साइड कर लूं या इस वायर में बाइंडिंग लगा दूं, बहुत से ऐसे राउंड कर दूं, बड़ा सा वायर है, थोड़ा उसको मोड़ देते हैं हम लोग और तब भी ये जलेगा। तब भी सेंस अपन को मालूम है कि बैटरी से करंट जा रही है बल्ब में, तो करंट की दिशा वो कहने वाली दिशा है। बल्ब का साइड कहाँ है, बल्ब किधर रखा हुआ है, वायर कितना फोल्ड किया हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस करंट तब भी जाएगा, 1000 टर्निंग ले वो, उसके बाद भी वो बल्ब में जाएगा। अगर सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब जलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को रिजल्टेंट, माने इस डायरेक्शन से रिजल्टेंट पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और जानिए दूसरा क्लू, मान लेते हैं
यहां से सपोज कीजिए कि इस ब्रांच से I1 करंट आ रहा है और इस ब्रांच से I2 करंट आ रहा है और इधर I बन के I1 प्लस I2 जा रहा है। ये जो हमारा जंक्शन है, जहां पर ये दोनों वायर अलग अलग रिसोर्स से करंट ला रहे हैं और यहां मिल रहे हैं, तो इनका जो मैंने रिजल्टेंट लिया वो I1 प्लस I2 से लिया। अब इसके बीच का एंगल हो सकता है कि ये 60 डिग्री का हो, है ना। हो सकता है कि यही चीज मुझे अब ऐसा कुछ दिखने लगे, ये I1 हो जाए, ये I2 हो जाए और ये I हो और ये कोण अब 120 डिग्री का हो जाए, लेकिन एक बार फिर से ये I1 प्लस I2 ही रहेगा। यानी हमारे कहने का मतलब है जबकि हमारे पास ये डायरेक्शन है, उसके बाद भी कोई वेक्टर के रूल को ये फॉलो नहीं करता है। यानी मैं ये भी कहता हूं कि स्केलर जो होते हैं वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते, क्योंकि आपने ये देखा था कि टू वेक्टर के एडिशन के लिए जब हम लोग आई या रिजल्टेंट लेते थे, इसका जो मॉडुलस हम लोग उठाते थे वेक्टर में, तो क्या मिलता था। अगर मान लेते हैं ये ए वेक्टर होता था, ये बी वेक्टर होता था, तो 2ab तक तो ठीक है, और साथ में ये थीटा लगता था कि अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है और ये थीटा है, तो वेक्टर एडिशन में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन वो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, एंगल का कोई रोल ही नहीं है और न ही इस तरह का कोई इक्वेशन या इस तरह का कोई रिलेशन हमें यहाँ रिजल्टेंट करंट को पाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो वेक्टर अलजेब्रा के रूल की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर करंट के रिजल्टेंट वैल्यू को गेन करने में, और यही कारण है कि ये जो डायरेक्शन है करंट का वो वेक्टर के लिए अप्रोप्रिएट डायरेक्शन नहीं है, वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। वो न तो नॉर्थ है, न वेस्ट है, न साउथ है, न ईस्ट है, न अप है, न डाउन है, न उनके कॉम्बिनेशंस हैं। ये बिल्कुल एक फॉल्स डायरेक्शन है, एक सेंसेबल डायरेक्शन है। इसीलिए इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो करंट के रिजल्टेंट पर आने वाला नहीं है। और यही कारण है कि वेक्टर के पास जो क्वालिटीज होती है, ऐसी कोई क्वालिटीज करंट के पास नहीं है। इसीलिए यह क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यही मुख्य कारण है। तो आज के वीडियो को यही रहने दीजिए। स्केलर में जितनी थोड़ी सी बात जाननी थी वो हमने जान लिया। जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर जितने भी हैं या जितने भी सिंबल्स आप यूज करते हैं, है ना, कोफिशिएंट्स के लिए, वो सभी स्केलर्स माने जाते हैं। आगे इस पर हम लोग और बात आपसे करेंगे और बातें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर को आप यहीं पर रखिए, यहां तक आप समझ लीजिए। बेसिकली हमने आपको 3 डायमेंशन में वेक्टर के रिजल्टेंट और कोसाइंस का जो डायरेक्शन कोसाइंस की जो बात वो की, और थोड़ा स्केलर बचा हुआ था उसको किया। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो बोलचाल में आप लोग यूज करते हैं या आपसे कोई पूछ दे तो उसको सीधे से आप जवाब देंगे। बस आज यहीं तक रखिए। खुश रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और दोस्तों में लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।